अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसे तो अब आप देख रहे होंगे ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, ये मैंने फिर क्या ला दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अब सेकंड चैप्टर सेकंड बुक चालू करने वाला हूँ इसका हिस्ट्री का। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि यार एक वन शॉट वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप फुल वीडियो तो आप देख नहीं रहे हो और पता नहीं कुछ करते हो नहीं, बिजी रहते हो। उसी तरह मेरा भी हाल था। खैर खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वन शॉट वीडियो मैंने इस वीडियो में यही कोशिश करी है कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाया है, और जो ये लाइनें लिखी हुई हैं ये एक टाइप से आपको नोट्स की तरह भी काम कर जाएंगी। तो आप क्या करना ना, इसको साथ ही साथ लिखते हुए चले जाना, तो आपको भी इजी रहेगा एग्जाम टाइम में। बस आप एक बार निकाल के इसको देख लोगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली रिवाइज पर्पज़ के लिए है। एक टाइप से कह सकते हो वन शॉट भी है। आपको जो देखना है वो देख लो। तो जो हमारा चैप्टर है ये है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इसके बाद फिर हम दूसरा बुक चालू करेंगे। तो सबसे पहला तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, सबको पता ही है। सिविलाइजेशन वही होती है जहाँ पे कोई सभ्यता स्टार्ट होती हो। तो उसी तरह हड़प्पा में जो सभ्यता देखने को हमें मिलती है उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। उसी का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा सिटी जो यहाँ पर था वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहला साइट वहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको सबसे जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी यहाँ की सील्स, जो कि स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई थी। स्टेटाइट एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है जिसपे कि नक्काशी आराम से की जा सकती है। इसकी अगर टाइम्स एंड टर्मिनोलॉजी आप देखोगे तो अर्ली हड़प्पा की जो टाइम पीरियड थी वो 600 बीसी से लेकर के 2600 बीसी तक थी। ये अर्ली हड़प्पा की टाइम पीरियड है। फिर मैच्योर हड़प्पा की 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है। मेन जो हड़प्पन हड़प्पा पीरियड होता है ये यही होता है, इसी के बारे में बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद जो डिसेंडेंट फेज है ये 1900 से 1300 बीसी तक चलता है, और 1300 बीसी के बाद ये खत्म हो जाता है, एब्डोनेंट हो जाता है। ये हम देखेंगे क्यों एब्डोनेंट हो जा रहा है। इसमें बस इतना ही था। और एक एरिया का अगर आप बात करोगे तो कि एरिया कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो ये आपको फार अफगानिस्तान से लेकर के जम्मू जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो आज के डेट में है, और इंटायर पाकिस्तान भी, और फिर गुजरात राजस्थान का पार्ट, आपको सारा इसी में है। यदि मैप तो मैंने आगे लगाया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे में टॉपिक है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी आखिर उस टाइम में क्या हो सकती है। तो सबसे पहला तो यही है कि हड़प्पन जो है वो वाइड वाइड रेंज ऑफ ईटिंग दिस एंड प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट और फिश, मतलब वो प्लांट्स भी खाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते थे और फिश भी खाते थे। ये हमें किसके द्वारा पता चला, ये हमें आर्कियो बॉटनिस्ट के द्वारा पता चला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये मैंने लिखा नहीं है, आप बस याद रखना कि आर्कियो बॉटनिस्ट। ये तो आसान सी चीज़ है ना, प्लांट्स और फूड रिमेन्स के बारे में जो पता करता है वो कौन होता है, आर्कियो बॉटनिस्ट होता है। ठीक है, ये तो आसान है। उसी तरह फाइंड ऑफ चैरेट ग्रेन और सीड भी हमें देखने को मिला है वहीं पे। उसके बाद फिर ग्रेन में हमें वहाँ क्या-क्या देखने को मिला है, व्हीट, बार्ले, लिंटल, चिपका, सेसम, मिलेट्स, और मिलेट्स जो है वो कि वो एक टाइप से समझ लो आप कि वो सिर्फ़ गुजरात में देखने को मिला है। और जो राइस थी वो बहुत ही रिलेटिवली रेयर थी, वहाँ पे राइस देखने को नहीं मिली है उस एरिया में। क्योंकि वो आप देखो कि वो राइस का, पहले आप बताओ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा खपत होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो वो आपको इधर आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, ख़ास करके वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो आपका वेस्टर्न पार्ट है गुजरात और राजस्थान साइड, वहाँ पर आपको राइस का उतना ज़्यादा रेलेवेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, जितना आपको वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या फिर इधर आपको असम साइड में देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा इधर नहीं है। इसलिए राइस का फाउंड वहाँ पे बहुत ही रेयर था, कभी-कभी कहीं-कहीं मिलता था, सभी जगह नहीं मिलता था। मिलेट्स जो है वो सिर्फ़ गुजरात में मिला, और ये सारी चीज़ें वहाँ लगभग सभी जगह मिली, व्हीट्स, बार्ले, लिंटर, चिपका और सेखम। ठीक है, एनिमल बोन्स, और एनिमल बोन्स के बारे में कौन पता करता है, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये भी हमें याद रखना है। एनिमल बोन्स के रिमेन्स के बारे में कौन पता करता है, आर्कियोजियोलॉजिस्ट। तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला है, आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजियोलॉजिस्ट, ये आपको याद रखना है। तो एनिमल बोन्स में हमें किस किस चीज़ों की मिली है, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, और फिर यहाँ पे तीन बड़े बड़े जानवरों की भी हमें मिली है, बोर, डियर, घड़ियाल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसे पालते हैं, क्योंकि घड़ियाल को तो कोई पालेगा नहीं। तो ये हो सकता है कि ये हड़प्पन उससे हड़प्पन जो मीट बेचते होंगे उस कम्युनिटी से ये खरीदते होंगे, या फिर ये खुद ही हंटिंग करके इसको लाते होंगे फिर खाते होंगे, इसलिए उसका वहाँ पर रिमेन्स आज तक देखने को मिला है। और किस किस चीज़ का हमें बोन्स देखने को मिला है, फिश और फोल। फोल एक पक्षी होती है, उसका भी बोन हमें देखने को मिला है, और फिश का भी देखने को मिला है।
यही थी हमारी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब हमारा अगला है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या हो सकती है? उस टाइम में ट्रैक्टर वगैरह तो चलते नहीं होंगे। उस टाइम में क्या होते होंगे? जो बुल होते होंगे उससे ही खेत जुताई की जाती होगी। तो ऑक्शंस वेयर यूज्ड फॉर प्लगिंग। तो ये तो आसान सा पॉइंट है, ये आप भी लिख दोगे कि उस टाइम में ऑक्शंस यूज्ड होते थे प्लग में। फिर आपका एक आता है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। हमें कहाँ से देखने को मिला है? चोलिस्तान एंड बेनीवाल। ये मैंने जगह का नाम लिया है क्योंकि ये एमसीक्यू, ये जो चारों पॉइंट ये एमसीक्यू या नहीं तो मैच द कॉलम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आपको टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग मिलेगा, ये आपको बुल का प्लग मिलेगा टेराकोटा मॉडल। तो ये कहाँ कहाँ से मिला है? चोलिस्तान और बेनीवाल, जो कि हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्लग्ड फील का हमें एविडेंस कहाँ पे मिला हुआ है? राजस्थान में मिला हुआ है, जो कि कालीबागान में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी खेती होती थी वो टू सेट ऑफ फर्रो में होती थी। फर्रो क्या होता है? फर्रो आप सीधा समझो कि एक टाइप से आर कह लो। आज के टाइम में भी आपने देखा होगा ना कि खेत को ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे बाँट दिया जाता है। उसमें फिर यहाँ पे खेती की जाती है। यहाँ पे ये वाटर लॉगिंग के लिए एक्चुअली किया जाता है कि ताकि वाटर लॉग रहे यहाँ पे अस्थिर से। लेकिन उस टाइम में क्या होता था ना, इसको उस खेत को 2 सेट ऑफ फर्रों में बाँट जाता था राइट एंगल पे, और 2 अलग-अलग तरह के यहाँ पे पौधे लगाए जाते थे। मान लो एक साइड में आपका मेज़ लगाया तो एक साइड में व्हीट लगा दिया। जो भी उस सीज़न में दूसरे चीज़ लगाने वाले होंगे उस साइड में वो लगाते। मतलब एक ही फील्ड पे 2 अलग-अलग चीज़ों की खेती हो रही थी। और हमें ट्रेस ऑफ केनाल कहाँ देखने को मिला है? सार्थुगा इन अफ़गानिस्तान। ये याद रखना है, केनाल कहाँ देखने को मिला है? केनाल एक टाइप से आप समझ लो नाला टाइप का। वो कहाँ पे मिला है हमें देखने को? अफ़गानिस्तान में। वाटर रिज़र्वियर, जहाँ पे वाटर रिज़र्व करके रखते थे, क्योंकि वो आप देखो सेमी एरिड रीजन था, वहाँ पे हमेशा वाटर रहती नहीं थी, इसलिए वहाँ पे वाटर रिज़र्व करके रखना पड़ता था। तो वाटर रिज़र्व करके कहाँ पे रखते थे? वाटर रिज़र्वियर में। तो वो कहाँ पे हमें देखने को मिला है? धौलावीरा, गुजरात। ये सब आप याद रखें। ये जो चारों मैंने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप याद रखना। टेराकोटा मॉडल प्लग कहाँ मिला है? चोलिस्तान, बेनीवाल। प्लग्ड फील्ड का एविडेंस कहाँ मिला है? कालीबागान। ट्रेस ऑफ कैनाल कहाँ मिला है? अफगानिस्तान, सार्थुगाई। वाटर रिजर्वियर कहाँ मिला है? धौलावीरा, गुजरात। और ये सारी क्या है मैंने आपको बताए थे। उसी के नीचे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है सोर्स वन में, वो आपको सिल्ला लोढ़ी का एग्जांपल दिया हुआ है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है और उसमें एक ये आपका सिल्ला रहता है, यहाँ पे आप मसाले वगैरह दे देते हो और फिर इसको टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे पीस करते हो। इससे क्या होता है? मसाला पिसा जाता है आपका। और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही टेस्टी होता है। आज के टाइम में भी कहीं जगह पे रेलेवेंस है, खास करके रूरल साइड में ये बहुत ही रेलेवेंस है। कहा जाता है इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। उस टाइम में भी ये था, उसका भी हमें रिमेज देखने को मिला। आप इस सोर्स वन में देख लो। हाँ, जो मैंने मैप की बात करी थी कि यहाँ पर जो आपको बताया कि कहाँ-कहाँ एरिया तक ये फैला हुआ है। तो ये देख रहे हो आप, ये अफ़गानिस्तान का साइड में भी फैला हुआ है और ये एंटायर पाकिस्तान में एक टाइप से देख लो आप फैला हुआ है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ़ द पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। आपका जम्मू कश्मीर में भी फैला हुआ है। फिर आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये इधर चारों गुजरात का मेजॉरिटी ऑफ़ द पार्ट ये पूरा इधर से फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना लंबा एरिया में ये फैला हुआ है। और ख़ास करके आप देखो जो-जो बड़े सिटी है जैसे नागेश्वर हो गए, धौलावीरा हो गए, बालाकोट हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए और आपके हड़प्पा हो गए, ये सारे देखो कहीं न कहीं एक नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे ये भी एक नदी रावी नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह मोहनजोदड़ो भी यहाँ पे कई नदी है, उसके बीच में स्थित है। और ये तो ख़ैर कोस्ट टाउन ही है नागेश्वर, ये हम लोग बाद में देखेंगे। नागेश्वर ये हमारा ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था। नागेश्वर और बालाकोट यहाँ से ट्रेड होती थी और सेल ऑब्जेक्ट में ये बहुत ही फ़ेमस था। धोलावीरा भी देख लो आप, ये आपको नदी के किनारे ही है। लोथल भी आपको नदी के किनारे है। तो जितने भी बड़े सारे सिटी थे वो नदी के किनारे थे। ये मैंने अभी बोला ना कालीबागान, जहाँ पे क्या मिला है हमें? प्लग फील्ड का एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, चोलिस्तान और बेनीवाल ये भी आपने देखा, अभी सबने देखा। उसके बाद हम देखेंगे अब मोहनजोदड़ो है प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर हम इसे क्यों कह रहे हैं? सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है मोहनजोदड़ो का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो यही है कि वहाँ पे प्लानिंग के तहत सब चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद यदि आप देखोगे उससे पहले की टाइम पीरियड में देखोगे तो प्लान हमें एविडेंस तो मिले हैं उस टाइम पीरियड के, इससे पहले के हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले के जो टाइम पीरियड थे हमें एविडेंस मिले कि उस टाइम में भी सिविलाइजेशन थी। लेकिन हमें क्या मिले है ना, वो प्लान्ड हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अस्त-व्यस्त सब चीज़ देखने को हमें मिला है। तो प्लान हम इसे क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला तो आपको यही जो मैंने सबसे पहले ही बताया कि सबसे पहला सिटी यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ा सिटी था वो मोहनजोदड़ो था। इसमें हम लोग बेसिकली मोहनजोदड़ो के बारे में देखने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन। बोथ वेयर वॉल्ड और दोनों वॉल्ड होते थे, स्पेशली अलग-अलग से भी वॉल्ड होते थे और खुद में भी वॉल्ड होते थे। ये मैं आपको पिक्चर में दिखाऊँ कैसे होता है। रुको दिखा ही देता हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए। यदि आपको
समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ समझ में पक्का आ जाएगा। देखो क्या होता था, ये है आपका सिटाडेल और ये है लोअर टाउन। इसमें बोला गया है कि सिटाडेल जो है बेसिकली वो अपर एरिया में ही बनाया जाता था, मतलब लोअर टाउन से ऊपर में बनाया जाता था और ये नीचे बनाया जाता था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहते थे। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोनों वर्ल्ड होते थे, देख रहे हो ये वॉल है, ये वॉल है। तो इसमें बोला जा रहा है कि दोनों वर्ल्ड होते थे, ये भी वर्ल्ड होता था और ये भी वर्ल्ड होता था। और किसी 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 सेटलमेंट में इंटायर सेटलमेंट ही वॉल होता था, मतलब ये तो वॉल होते ही थे, उसके बाद ये पूरे सेटलमेंट को ही वॉल कर देते थे। तो कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि धौलावीरा और लोथल में आपको ये देखने को मिलेगा कि इंटायर सेटलमेंट वॉल वॉल, मतलब ये दोनों तो इसको तो बाउंड्री किया हुआ है, ये लोअर टाउन को भी बाउंड्री किया हुआ है और सिटाडेल को भी बाउंड्री किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ इंटायर सेटलमेंट को भी बाउंड्री कर दिया। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया हो या फिर किसी और पर्पज के लिए किया हो, वो अलग वाली बात है। तो सिटाडेल लोअर टाउन आपने देख लिया। फिर आपको है सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन बिल्ड अकॉर्डिंगली। ये तो खैर जाहिर सी बात है कि सेटलमेंट सबसे पहले प्लान हुआ था, उसके बाद बिल्ड हुआ था। ये कैसे पता चलता है? प्लानिंग का हमें पता इस तरह से चलता है क्योंकि हमें ब्रिक्स मिले वहाँ पे विच वेयर सन ड्राइड और बेग्ड, जो कि सन ड्राइड और बेग्ड थे। वेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, और ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे, मतलब सभी जगह एक ही साइज के थे, आप ये कह सकते हो। तो प्लानिंग के तहत ही बनाई हो गई होगी। अगर ये अपने से ईटा हर कोई बनाता तो हर कोई अलग अलग साइज का बना लेता, लेकिन यहाँ पे कोई एक अथॉरिटी है जो कि ईटा बना रहा है, सनराइज कर रहा है या फिर बेक्ड कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि प्लानिंग के तहत उस जगह पर बनाई गई है। और कुछ जगह हमें ये भी देखने को मिला है कि आपको घर मड ब्रिक्स के बने हुए हैं, मतलब मिट्टी के ईंटे के घर बने हुए हैं, लेकिन जो आपको ड्रेन सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो आपको वहाँ पे बेक्ड ब्रिक के बनने को देखने को मिले हुए हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि उस टाइम में ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया होगा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर वाज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो बहुत ही केयरफुली प्लान थी। वो आज के टाइम पीरियड को भी टक्कर दे सकती है। आज के भी टाइम पीरियड में उस टाइप की ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने को मिल रही है हमें। At sites such as Dholavira and Lothal, the entire settlement was fortified, जो मैंने बताया आपको। Citadel within Lothal was not walled। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको याद रखना है। जो सिटाडेल था लोथल का, वो वॉल्ड नहीं था, मतलब कि वो लोअर टाउन में बाउंड्री किया हुआ था लोथल में, इंटायर सेटलमेंट में भी वॉल्ड किया हुआ था, लेकिन सिटाडेल में वॉल नहीं था, मतलब बाउंड्री नहीं की गई थी। ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है। और जितनी भी सेटलमेंट थी सभी में लोअर टाउन में और सिटाडेल में बाउंड्री थी, और 2 सेटलमेंट जैसे धौलावीरा और गुजरात में इसमें इंटायर सेटलमेंट भी फोर्टिफाइड थी और अंदर की थी ही। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद ये टाउन प्लानिंग मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, तो ये देख लो कि टाउन प्लानिंग कैसे होता था। सबसे पहले तो आपको जगह इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पर घर बनेगा। पहले तो आपको स्ट्रीट निकाल दिया गया, स्ट्रीट की आपको यहाँ पर बोलना है, ड्रेन का एक कनेक्शन दे दिया सभी घर से, और फिर बोल दिया कि आप यहाँ पे आप घर बनाओ। तो ये एक टाइप से टाउन प्लानिंग चल रही थी, हमें ये देखने को यहाँ पे मिला। और ड्रेनेज सिस्टम देखो कितना अच्छा था, हर घर से एक एक देख रहे हो चैनल यहाँ पे मेन ड्रेनेज में जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ये जो मेन ड्रेनेज है, ये आपको फिर दूसरे चैम्बर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। एक टाइप से कह लो स्लोपिंग टाइप से बनाया गया था, ताकि यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम में तो कोई मोटर वगैरह थी नहीं, तो स्लोप टाइप से बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो भी सम्प हो, जो भी कचरा, डर्ट हो, बैड पानी हो, वो फिर बहते बहते नीचे चले आए। इस तरीके से बनाया गया था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही हाईली एडवांस था उस टाइम का, हमें ये देखने को मिला हुआ है। और ग्रिड पैटर्न में हमें देखने को मिला है ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर। ये भी आपको ग्रिड पैटर्न यही हुआ जो मैंने ये आपको पिक्चर दिखाया ना, यही है ग्रिड पैटर्न, कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से देख रहे हो कैसे ग्रिड पैटर्न बना रहा है। ये मेन चैनल में जा रही थी, यही ग्रिड पैटर्न है यहाँ पर। उसके बाद सिटाडेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सिटाडेल क्या था? वेयर हाउस। इसमें क्या क्या थी, इसमें देखो सिटाडेल में आपको ज़्यादा चीज़ पढ़ना नहीं है। इसमें एक वेयर हाउस हुआ करता था, जिससे आप कह सकते हो गोदाम। जैसे ये देख रहे हो ग्रेनरी, तो ये एक समझ लो आपको गोदाम था यहाँ पर। ग्रेट बाथ था यहाँ पर, देख रहे हो ग्रेट बाथ कहाँ पर, ये रहा ग्रेट बाथ। ये तो ग्रेट बाथ का क्या यूज़ होता था वो हम देखेंगे, रिचुअल बाथ में उसका यूज होता था। और ग्रेट बाथ जो है वो वाटर टाइट बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर लोग स्नान करते थे, और जो उसका एज था उसको जिप्सम से किया गया था, मतलब जो भी पानी होगा वो सोख लिया जाता होगा, और उसके बाद नई पानी आ जाती होगी फिर से मोटार के थ्रू। तो उसका उसका बेसिकली जो ये हमें बताया गया है कि ग्रेट बाथ का क्यों यूज़ होता होगा, तो वो आपको रिचुअल पर्पज़ के लिए यूज़ होता होगा। एक टाइप से आपको देखना है कि सिटाडेल जो है वो पब्लिक एरिया है, वो आपको घर, यहाँ पे आप देखो क्या-क्या है। कॉलेजेस हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलेज है पूरा। पिलर्ड हॉल है, मतलब कोई टाइप का सेरेमनी वगैरह होता होगा यहाँ पर। ये कोई ब्लॉक 6 है, ये कुछ होगा यहाँ पर। मतलब आप जितने भी सेटल चीज़ हैं यहाँ पे, अब वो सारे यहाँ पे कुछ स्तूपा वगैरह है, कुछ देख रहे हो? ये हो सकता है कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए हो, या फिर ग्रेट बात हो, कुछ होगा ये।
तो ये आप देखो, ये जितने भी चीज़ें हैं ये पब्लिक पर्पज़ के लिए हैं। यहाँ मतलब आपको इंडिविजुअल का घर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इंडिविजुअल का यहाँ पे ना घर बना लिया और प्लानिंग के तरीके से बनाया, ऐसा कुछ नहीं था। ना ही राजा का घर था, ना ही हो सकता है राजा का घर वगैरह हो, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं था। ये समझ लो, ये पब्लिक पर्पज़ के लिए बनाया गया था सिटाडेल। और जहाँ पे पब्लिक रहते थे वो क्या था, वो लोअर टाउन था। बस इतनी सारी बातें थी। अब हमको यहाँ पे एक और चीज़ देखना है कि एक तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, यदि आप इसी में देखोगे आगे में जो आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर दिया हुआ है, तो उसमें आपको देखना है कि अ, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आपको यही बेसिकली बताया गया कि उस टाइम पीरियड पे भी 2 तल्ले के घर होते थे, मतलब 2 माले के घर होते थे। हमें मोहनजोदड़ो में 700 से ज़्यादा कुआँ देखने के लिए मिला है, और प्राइवेसी का भी खास ध्यान रखा जाता होगा रोड साइड से। खिड़की किसी भी घर में हमें देखने को नहीं मिली है रोड साइड से। आज के टाइम पीरियड भी रोड साइड से खिड़की कोई नहीं देता है। तो ये हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिला है टाउन प्लानिंग उसमें। ठीक है? ये आपका सिटाडेल भी हो गया। अब आपको ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, हमें उस टाइम में सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता कैसे चलता था कि कौन अमीर है, कौन गरीब है? सबसे पहले तो क्या होता था ना, जो कोई मर जाते हैं या फिर कोई किसी का देहांत हो जाता है, तो उसका क्या करते थे ना, जैसे उसका यहाँ पे समाधि बना हुआ है, तो कुछ लोग तो उसको ऐसे दफना के डायरेक्टली छोड़ देते थे। कुछ लोग क्या करते थे ना, उस समाधि को बाहर से उसको ब्रिक से लिंट कर देते थे और उसको प्लास्टर कर दिया करते थे। तो ये उन लोगों का मानना था, हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था। जो भी आपको बुरियल्स, मतलब कि जो भी समाधि आपको लिंड मतलब ब्रिक्ड मिल रही है, अच्छे से पैक्ड है वो, तो हो सकता है वो अमीर आदमी का होगा, वो गरीब आदमी का नहीं होगा। तो ये एक सीन था वहाँ पे। और दूसरा सीन ये था कि ज्वेलरीज हैव बीन फाउंड इन बुरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। तो ज्वेलरीज भी हमें देखने को मिली है बोथ मैन मैन एंड वुमेन से। सबसे मेनली हमें क्या मिला है, 3 सेल रिंग्स, एक 3 सेल रिंग देखने को मिला है जास्पर, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है। और उसके बाद फिर एक हमें बीट्स देखने को मिला है, और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीट्स भी हमें देखने को मिले हुए हैं। ब्राइटनेस कम कैसे हो गया? उसके बाद फिर क्या है, लुकिंग फॉर लग्ज़रीज़। तो लुकिंग लग्ज़री में हमें देखने को कैसे मिलेगा? और एक चीज़ है, बुरियल्स में हमें ये देखने को मिलता है, जैसे मेसोपोटामिया में लोग क्या करते थे ना, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ गाड़ के रखते थे। जो भी उसका मरते हुए थे, जैसे मम्मी-वम्मी में देखा होगा आपने कि जब भी मम्मी निकाला जाता है तो वहाँ से बहुत सारा खजाना वगैरह भी निकलता है। लेकिन हड़प्पन्स का ऐसा कोई मानना नहीं था उस टाइम पीरियड में। ये प्रीशियस थिंग थी आपको दफनाने में, अ, नहीं रखते थे कोई भी। वो प्रीशियस थिंग नहीं दफनाते थे, आप सीधा समझ लो। और हमें क्या-क्या देखने को मिला है, कॉपर मिरर हमें देखने को मिला है, अगर ये आप ज़्यादा देखोगे तो बुरियल से। लग्ज़री कैसे पता चलेगा? लग्ज़री में हमें यही पता चलता था कि यदि कोई चीज़ नॉन लोकल मटेरियल, मतलब कि फॉरेन मटेरियल से बनी हुई हमें मिल रही है, और या तो उसका बनाने का टेक्नोलॉजी थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम कहते थे कि वो रेयर मटेरियल है, क्योंकि वो महँगा होगा। यदि कोई नॉन लोकल मटेरियल, तो वो ट्रेडिंग के थ्रू आया होगा, वो ऑब्वियसली वो महँगा होगा। अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनती है, तो वो भी महँगा होगा। जैसे कि एक फैंसी पोर्ट है, उसको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। जो उसको क्या करना पड़ता था, पहले तो ग्राउंड सैंड और सिलिका से उसको मिक्स्ड करना पड़ता था। मटेरियल मेड अप ऑफ ग्राउंड से मिक्स्ड विथ कलर, उसको कलर से मिक्स करते थे, ग्राउंड सिलिका और सैंड को। उसके बाद उसमें गम मिक्स करते थे, उसके बाद फायर कर देते थे, मतलब उसको बेक्ड कर देते थे। तो ये बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उसको रेयर बोला जा रहा है। गोल्ड वाज़ फाउंड फ्रॉम होर्ड। तो हमें जो गोल्ड मिले हैं, वो हमें हर जगह नहीं मिले हैं, ये हमें होर्ड्स के थ्रू मिले। होर्ड्स क्या होता है ना, कोई अगर मान लो कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या फिर कोई अ, नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, तो लोग क्या करते थे ना, अपने जितने भी घर के खजाने वो कहीं ज़मीन के अंदर में गाड़ के रख देते थे, या फिर कहीं अटैक वगैरह होते थे, तो वो भी घर का जितना भी खजाना होता था कहीं गाड़ के रख देते थे। तो हो सकता है वो कहीं भुला गए हो, या फिर कोई ज्वेलरी वर्कशॉप हो और वहाँ पर वो दफ़ना के भुला गए हो। तो वहाँ से हमें होर्ड्स से हमें गोल्ड देखने को मिले हैं, हमें एंटायर सेटलमेंट में गोल्ड देखने को नहीं मिला है। बड़े सारे शहर में देखने को मिले हैं, छोटे-मोटे शहर में देखने को उतने नहीं मिले हैं। अब हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखना है, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो मोहनजोदड़ो में क्या-क्या फ़ेमस था क्राफ्ट प्रोडक्शन में? मोहनजोदड़ो में, ये आप देख रहे हो ना, मोहनजोदड़ो की यदि आप मैप पे देखोगे, तो ये आप देखो कहाँ पर है, ये आपको नदी के किनारे ही है। ये कोई इंडस नदी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए इसको बोला जाता है। तो इंडस नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो सेटलमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इसका यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत ही फ़ेमस था। क्या-क्या चीज़ होती थी? बीड मेकिंग होती थी, सेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी। इसका मैंने पिक्चर लगाया हुआ है देखो। सेल मेकिंग क्या होता है ना, जैसे कि आप शंख देखे होंगे ना आप लोगों ने, शंख एक टाइप का
सी प्रोडक्ट है, तो सी इसे काट-काट के बैंगल्स बनाए जाते थे, तो इसको सेल मेकिंग कहते थे। और ये सील मेकिंग भी वो लोग करते थे, सील बनाते थे, जैसे कि यहाँ पे कोई ठप्पा दे दिया, आज के टाइम में भी आपने देखा होगा ना ठप्पा दिया दिया जाता है, तो उसी टाइप में यहाँ पर सील मेकिंग भी होती थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। बीड मेकिंग, सेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, मेटल का भी काम होता था और फिर वेट भी बनाया जाता था यहाँ पर। उसके बाद बीड्स आर मेड अप ऑफ कैरोलिन। जो बीड्स होते थे वो एक स्टोन से बने हुए थे, कैरोलिन, जो कि रेड कलर का होता था, जो कि ये है, रॉ कलर कैरोलिन ये है। उसके बाद जो इससे फिनिश्ड ज्वेलरी या फिर कल ऑर्नामेंट्स बनते थे, वो कुछ ऐसा लगता था, बहुत ही सुंदर लगता था ये देखने में। तो बीट्स जो है वो बेसिकली कैरोलिन के बने हुए होते थे, जास्पर के बने हुए होते थे, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, जो कि मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्टोन होता है, इन्हीं सारी चीज़ों से बने हुए होते थे। ये आप लिख लो, याद कर लो। यदि एग्जाम में पूछा था तो ये लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। हमें ड्रिल्स देखने के लिए मिले हुए हैं। ड्रिल्स हमें कहाँ-कहाँ से देखने को मिले हैं? चांगुदारो से, लोथल से और मोस्ट रेंसिड धौलावीरा से हमें ड्रिल्स देखने को मिले हुए हैं। ड्रिल्स एक टाइप से आप ये कह लो कि ये जो आपको रॉ मटेरियल्स ऑफ कैरोलिन या फिर कोई भी रॉ मटेरियल्स होता था, जैसे जास्पर हो गया, क्वार्टज हो गया, क्रिस्टल हो गया, स्टेटाइट हो गया, तो उसको आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट जो करते थे, उसको ड्रिलिंग कहते थे हम लोग। जैसे कि उसको फिर पॉलिश करना पड़ता था, पॉलिश करके उसको चिप्ड करना पड़ता था, उसके बाद उसको शेप देना पड़ता था, तो वो ड्रिलिंग होता था वहाँ पे। वो हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिला है? चांगतारो में, लोथल में और मोस्ट रिसेंटली हमें धौलावीरा में देखने को मिला है। तो ये भी आप लिख लेना कहीं पे। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको जैसा पहले ही बोला था, नागेश्वर एंड बालाकोट, जो कि दोनों ही कोस्ट के किनारे है, तो ये दोनों ही स्पेशलाइज़ सेंटर है सेल ऑब्जेक्ट का। मतलब ये जो शंख का जो चीज़ बना हुआ है ना, इसमें बहुत ही स्पेशलाइज़ सेंटर था। यहाँ पे बहुत ही बड़े ह्यूज अमाउंट में ये बनाया जाता होगा। यदि आप मैप पे देखोगे तो ये दोनों देखो नदी के किनारे है। ये भी अरेबियन सी के किनारे है और ये भी अरेबियन सी के किनारे है। तो ये दोनों सेल ऑब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा बनाते थे ये तो। उसके बाद और क्या है? वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। और हमें क्राफ्ट सेंटर को हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा? सबसे पहला तो है वेस्ट को देख कर के, कि अगर तो कहीं पे वेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ज ज़रूर है कि वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देख लो कि जहाँ पर हमें अ, ये दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैंने वीडियो में भी ली हुई है, जैसे कि आपको कहीं पे कोई लैंड मिल रहा है और वहाँ पे आपने खुदाई करी, तो आपको सिर्फ़ वहाँ पे आम की गुठलियाँ मिल रही हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे पहले के टाइम में आम का पेड़ रहा होगा, तो उसी टाइप से वेस्ट है वो, तो गुठलियाँ तो एक टाइप से वेस्ट है, लेकिन आपको तो ये पता चल गया ना कि यहाँ पर पहले आम की पेड़ थी। उसी तरह क्राफ्ट प्रोडक्शन में आपको कहीं पे लकड़ी का भंडार देखने को मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कारपेंटर होता होगा। तो इसी टाइप से वहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। उसी टाइप से हिस्टोरियंस ने भी पता लगाया हुआ है। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि मटेरियल कैसे हमें प्रोक्योर होता था, कैसे हमें मिलता था। इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि जो नागेश्वर बालाकोट था वो सेल ऑब्जेक्ट के लिए फ़ेमस था, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद लेपिस लाजुली, ये आपको यहाँ तक, ये कहाँ गया? यहाँ तक आपको अलग से आप नोट्स बना लो। इसका भी एमसीक्यू यानी तो मैच द कॉलम वगैरह में आ सकता हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपको याद रखना, नागेश्वर बालाकोट सेल ऑब्जेक्ट में। ये तो आपको याद भी रहेगा आपकी, ये नियर द कोस्ट है, तो सेल ऑब्जेक्ट में ये फ़ेमस है। सार्थुगाई लेपिस लाजुली, ये बहुत ही रेयर और बहुत ही समझ लो अ, ब्लू स्टोन होता था, बहुत ही कीमती स्टोन होता था लेपिस लाजुली। ये हमें कहाँ देखने को मिला? अफ़गानिस्तान में। लोथल से हमें क्या देखने को मिला? कैरोलिन, यही रेड कलर का ये कैरोलिन हमें लोथल से देखने को मिला है। राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से हमें स्टेटाइट, जो कि वही सॉफ्ट स्टोन होता है, हमें वो देखने को मिला है। उसके बाद राजस्थान से हमें मेटल देखने को मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, तो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में हमें कॉपर देखने को मिला, ये भी आप याद रखना। ये भी आप यहाँ पे इसी में बना लो, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में हमें क्या देखने को मिला है? कॉपर। तो ये भी याद रखना। और इसी को खेतरी रीजन को ही हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, ये कई बार पूछा गया है कि गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहाँ पे है? तो ये खेतरी रीजन, जो कि राजस्थान में है, उसे ही हम गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है आगे में, कॉपर वी आर प्रोबब्ली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। तो यहाँ पे बोला गया कि ओमान से भी उस टाइम में ट्रेड होते हैं, कॉपर जो है वो ओमान से भी लाया गया था, क्योंकि ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट में दोनों में ट्रेस ऑफ निकल मिला, मतलब वो दोनों के कॉपर में ट्रेस ऑफ निकल मिला है, जो कि ओमान में पाए जाते थे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हड़प्पन में जो, हड़प्पा में जो आपको कॉपर में ट्रेस ऑफ निकल मिला है, ये ओमान से मंगाया गया होगा। और भी आपको एक ब्लैक कलर जार देखने को मिला है, जो कि ओमान से मंगाया गया होगा, या फिर हड़प्पन्स ने उसके बदले में यहाँ पर ट्रेड किया। मान लो वहाँ से यहाँ पर कॉपर दिया और उसके बदले में उस टाइम में तो वो बार्टर सिस्टम ही यूज़ुअली प्रैक्टिस होता था, तो इधर से इन्होंने क्या करा, एक जार दे दिया जो कि ब्लैक कलर का कोटेड था, कोटिंग था उसमें, जो कि पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स को रोकता था। और उसके बाद फिर एक और है यहाँ पे, मेसोपोटामिया टैक्स जो है, वो आपके इस पूरे एरिया को मेलवा से डिनोट करता था।
पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलवा के आता था मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। तो ये जो आपको मेसो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी टाइम में आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी चल रही थी। उसके बाद फिर जो है मेलवा और मगध जो है ये पॉसिबली जो है हड़प्पन रीजन ही होगा। उस टाइम पीरियड में हमें देखने को जो मिल रहा है मेलवा और मगध दोनों को ही मेसोपोटामियन टेक्स्ट में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही बोला जा रहा होगा। क्योंकि हमें कई सारे वहाँ पे सबूत देखने को मिले हैं। जैसे उसको सीफेयरर्स का लैंड बोला जा रहा है, मतलब कि जो वहाँ पे नौकाओं पे काम करते हैं ना, तो उसको उसका लैंड बोला जा रहा है। उसके बाद फिर और भी हमें कुछ कुछ देखने को इंपॉर्टेंट सारे चीज़ मिले हुए हैं कि ट्रेड से रिलेशन देखने को मिला है, जैसे ओमानी कॉपर हो गया, या फिर मेसोपोटामिया में कुछ चीज़ें हमें ये हड़प्पा की देखने को मिल रही है, तो वो भी एक इंडिकेटर था। उसके बाद जो ये हमारा सील स्क्रिप्ट और वेट, तो सील क्या होती थी ये आपको पता चल ही गया। जो एक टाइप का ये आपका ये सील, इसको नोट लगाया जाता था, कहीं पर भी ठप्पा नहीं लगा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे अगर ताला मार दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे सील रेड कलर की लगा दी जाती है ताला में वाइट कपड़ा बांध करके। तो उसी टाइप का सील जो है कि वो लोग किसी भी संदेश को पहुँचाने के लिए लगा देते थे, ताकि वो कहीं बीच रास्ता में कोई उसको और खोल के ना देख पाए। तो ये एक स्ट्रेटजी थी। उसके बाद फिर जो दूसरा है हमारा मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटेंट 26 साइन। तो जो इंस्क्रिप्शन जो उस टाइम में थे वो बहुत ही शॉर्ट हुआ करते थे, मतलब छोटे से 3-4 वर्ड में ख़त्म हो जाते थे। और जो सबसे लंबा था वो 26 साइन का हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट, मतलब जैसे हम लोग आज लिखते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, उसी तरह हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो राइट पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे गैप के थ्रू लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप छोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो पूरा इधर लेफ्ट में आ जाते थे तो वो ना लिटिल क्रंची हो जाता है, मतलब गैप कम कम छोड़ते थे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है शुरुआत में उसको जगह ज़्यादा था तो गैप ज़्यादा छोड़ रहा था, बाद में जब उसको जगह कम बचा तो वो उसको गैप कम कम छोड़ने लगा, इसलिए हमें ये पता चला वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। फिर जो है वेट मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। तो वेट ये भी आप याद रखना, वेट कौन से स्टोन से बनता है? चर्ट से बनता है। और जनरली क्यूबिकल होता है विथ नो मार्क, इससे कोई मार्किंग नहीं होती थी। इसको बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था, और जैसे जैसे वेट बढ़ती जाती थी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसके बाद हमें वहाँ पे मेटल स्केल पेन भी देखने को मिला है, तराजू तराजू भी देखने को मिला है। एंशिएंट ऑथोरिटी की क्या सीन थी उस टाइम में? एंशिएंट ऑथोरिटी में बस आपको इतना ही याद रखना है कि उस टाइम में प्राइस्ट किंग का एक सीन हो सकता है हो कि क्योंकि हमें स्टैचू देखने को मिला है प्राइस्ट किंग का। ये मेसोपोटामिया में बहुत ही रेगुलर था, इसलिए हम आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि मेसोपोटामिया में प्राइस्ट किंग का वर्चस्व था। हो सकता है यहाँ पर स्टैचू मिला है प्राइस्ट किंग का, तो यहाँ पर भी एक प्राइस्ट किंग का कोई कंसेप्ट होगा। 3 हाइपोथेसिस है यहाँ पर। क्या है मतलब? पहला हाइपोथेसिस क्या है? हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, मतलब हड़प्पा में कोई रूलर्स ही नहीं था, और एवरीबॉडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। एक टाइप से डेमोक्रेसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था, कोई भी रूलर नहीं था यहाँ पे, सब कोई इक्वली एंजॉय कर रहे थे इस टाइम पीरियड में। तो ये आपको यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, और कुछ जगह ये बताया गया कि यहाँ पे सिंगल रूलर नहीं थे, बल्कि बहुत सारे रूलर थे। मतलब हर स्टेट के अलग अलग थे, जैसे नागेश्वर के अलग हो गए, बालाकोट के अलग हो गए, मोहनजोदड़ो फिर अलग रूलर हो गए। इस तरह बोल रहा है कि यहाँ पे अलग अलग रूलर थे। ये दो हाइपोथेसिस। और तीसरा ये बोला जा रहा है देयर वाज अ सिंगल स्टेट, और तीसरा ये बोल रहा है इंटायर सेटलमेंट का एक सिंगल राजा हुआ करता था, जिसको कि प्राइस्ट किंग बोला जा रहा है। ये 3 हाइपोथेसिस है, तीनों में से क्या सही है नहीं है, इस पे आर्कियोलॉजिस्ट का भी कुछ खास ये नहीं है, उसको पता भी आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं चला है। सिविलाइजेशन अभी इंड हो गया, मतलब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? बाय 1800 बीसी मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैव बीन अबंडोनेड। तो 18 सेंचुरी बीसी के बाद जो कि हमारा डिसेंडेंट फेज है, उसमें क्या हो रहा है ना, ज़्यादातर जो प्लेस है वो अबंडोनेड मतलब खत्म हो रहा है। जैसे चोलिस्तान का पार्ट है वो खत्म हो रहा है, और न्यू एरियाज एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे कि न्यू सेटलमेंट्स हो रहे हैं कहाँ पर? गुजरात में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे न्यू सेटलमेंट्स देखने को मिल रहा है। उसी तरह क्या हो रहा है, कंसेप्ट भी चेंज हो रहा है, कल्चर भी चेंज हो रहा है न्यू सेटलमेंट के साथ। न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस लाइक वेट का भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। तो ये आर्टिफैक्ट और सेटलमेंट अब क्या हो रहा है, जो लेट हड़प्पा है, जो सक्सेसर हड़प्पा है, तो वो अब रूरल वे ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है। उसे हम लोग लेट लेट हड़प्पा या फिर सक्सेसर हड़प्पा भी कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया होगा, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग और ड्राइंग ऑफ रिवर सूख गए होंगे, लैंड का ओवर यूज हो गया होगा, ये सारी चीज़ें हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, नदियाँ सूख गई होंगी, ओवर फ्लडिंग हो गया होगा। ये सारी चीज़ों की वजह से सिविलाइजेशन इंड हो गया होगा, ऐसा इसका मानना है। या फिर ऐसा होता भी है, ये सारी चीज़ें तो आज भी हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद अचानक से ये सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाए, दूसरी सिविलाइजेशन चालू हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये संभव नहीं है, या फिर हम लोग इस पे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सिविलाइजेशन इस तरह से इंड हो गया। अब हम देखने वाले हैं हमारा जो है डिस्कवरी द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर आखिर कैसे किया गया? तो इसमें बेसिकली हमें 3 लोगों के नाम देखने को मिलेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और आर.एम. व्हीलर। तो इन तीनों का नाम हमें इसमें हड़प्पन जो हमें पता किया है, डिस्कवरी किया है, इन्हीं तीनों ने किया है। जिसमें सबसे पहला हमें है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको कि आप कनिंघम कन्फ्यूजन, इनको एक कन्फ्यूज़ हो गया था। क्या हुआ था ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको याद रखना है। ही यूज्ड द अकाउंट लेट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th एंड 7th सेंचुरी बीसी। तो ये क्या कर रहे थे ना, ये भाई साहब जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आ रहे थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो यहाँ पर इंडिया तीर्थ करने के लिए आ रहे थे, तो उनका जो अकाउंट लैब था, उन्होंने यदि कुछ लिखा हुआ होगा, तो उनका जो भी अकाउंट लैब था वो उसी उसे पढ़ के अ, उसके अकाउंट को यूज़ करते थे आपके डिस्कवरी करने में, किसी भी सिविलाइजेशन को या फिर उस टाइम पीरियड को डिस्कवरी करने में, जो कि कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 4th से 7th सेंचुरी सीई। ये बीसी की बात नहीं हो रही है। ये तो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन बीसीई में था। 2600 से 1900 बीसी तक मैच्योर हड़प्पा चला था। तो उस टाइम पीरियड की हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन ये कब का अकाउंट यूज़ कर रहे थे? 4 और 7 सेंचुरी सीई, मतलब कॉमन एरा की बात कर रहा है, बीसीई भी नहीं है ये, इधर की बात कर रहा है, 400 से लेकर के 700 सीई की। तो इसलिए ये क्या होगा, फेल्ड हो गया किसमें? कनिंघम फेल टू प्लेस हड़प्पन सील विद इन द टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम में उसको उसको सील मिला, उसको कई सारे हिस्टोरियंस ने उसको सील डाला करके दिया, देखो ये सील है, लेकिन वो उसको टाइम फ्रेम में डालने में फेल हो गया। मतलब वो बोल दिया कि इसी टाइम पीरियड का, उन्होंने उसका कहना था कि ये 4th सेंचुरी 7th सेंचुरी सी का ही ये चीज़ है, उससे पहले यहाँ पर कोई सभ्यता ही नहीं थी, उसका यही मानना था कनिंघम का। तो कनिंघम को एक कन्फ्यूजन हो गया, तो उससे क्या हुआ, ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वो सिग्निफिकेंस मिस कर दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लेकिन उसके बाद जॉन मार्शल भाई साहब आए हैं हमारे। तो एक है हमारे जो दो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। इन दोनों को सील्स मिली कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। इन्होंने जॉन मार्शल को दिखाया और जॉन मार्शल ने फाइनली 1924 में, ये देख रहे हो कितने बाद की बात है, 90 हाल ही में मतलब हुआ है, अभी 100 ईयर्स ही लगभग हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजे हुए। तो इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब हमें एक न्यू सिविलाइजेशन देखने को वर्ल्ड में मिल रहा है, क्या है नाम है उसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया 1924 में। ही प्रीवियसली वर्क इन ग्रीक एंड चर्च। तो इन्होंने पहले से ग्रीक में और चर्च में, क्रेट में वर्क है, इसका एक्सपीरियंस यहाँ पर भी उसको काम आया। जैसे कि मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइड। अब इसकी भी एक गलती थी, इसकी क्या गलती थी ना, ये हॉरिजॉन्टल यूनिट में मेजर करता था, मतलब सीधी लकीर में ये मेजर करता था। स्ट्रेटिग्राफी मतलब जो स्ट्रेटिग्राफी थी, मैं आपको पिक्चर में यहाँ दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे ना, डायरेक्टली ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। और उसको क्या हो रहा था ना, इससे एक परेशानी क्या हो रही थी, आप सोचो कि यार हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटोग्राफी होती है, वो क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फाउंडेशन वगैरह है, ठीक है, समय के साथ हज़ारों सालों बीत गए, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हुएँगे, विंड बहे होंगे या फिर भूकंप आया होगा या फिर यहाँ पर फ्लड आया होगा, विंड, पानी, एयर। इससे क्या होगा ना, ये धीरे-धीरे ये जितने भी सेडिमेंट है, ये आके नीचे आपको यहाँ पर आके बैठ गए होंगे। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सारे यहाँ पर आ गए और ये जो है यहाँ पर चले गए। एक्चुअली में इसका टाइम फ्रेमवर्क क्या था? यदि आप इसको हॉरिजॉन्टल यूनिट करोगे तो ये मान लो ये आपको 2000 से ले रहा है। और उसके नीचे यदि आप जाओगे तो उससे फिर आपको 1900 का लेगा। तो ये एक्चुअली में तो ये 2000 का आपको फाउंडेशन है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि समय के साथ ये नीचे चले गया, समय के साथ ये नीचे चले गया। अब आप जो इसको हॉरिजॉन्टल यूनिट में नापोगे, ये तो आपको 1900 का ही पता चलेगा ना। लेकिन एक्चुअली में ये कब का था? 2000 का था। 2000 ईयर, मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। उस टाइम पीरियड में तो कुछ बीसी के आस-पास ही होगा। तो ये क्या कर रहे थे, ये इसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, मतलब स्ट्रेटोग्राफी को इग्नोर कर रहे थे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खोजबीन कर रहे थे। मतलब इसको एक टाइप से गहराई में नहीं जा रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये खोजबीन कर रहे थे। पूरी नीचे नहीं जा रहे थे, स्ट्रेटोग्राफी को भी इग्नोर कर रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा गलती यही था। तो इससे क्या हुआ, इसका एज़ अ रिज़ल्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्ट दैट फाइंड वाज़ इरिट्रेबली लॉस्ट। तो जितने भी हमारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थे, जो हमें इसमें भी टाइम फ्रेम का ही मेनली कॉन्सेप्ट था कि जितने भी वैल्यूएबल एलिमेंट थे उसको टाइम प्लेस में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो हमें वो बहुत सारी चीज़ खत्म हो गए, लॉस्ट हो गए टाइम के साथ में। उसके बाद फिर आपको ये न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। सो अब एक और नए हमारे जो भाई साहब हैं, आर.एम. व्हीलर।
तो ये जब डायरेक्टर जनरल बने एएसआई के 1944 में, तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि नहीं, हमें जो स्टेटोग्राफी को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि हम स्टेटोग्राफी को ध्यान में रखेंगे टाइम फ्रेमवर्क गलती हो जाएगा। और हमें थोड़ा सी गहराई तक भी जानी होगी, मतलब आपके जो नीचे फोटो दिया उसमें भी आप बेहतर समझ पाओगे कि सीधी लाइन में ये खोजबीन नहीं करके ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से खोजबीन करते थे, इस तरह से। आरएम व्हीलर, तो ये सीधी लाइन में खोजबीन नहीं करते थे, ये सही होता है, ये जो खोजबीन करने का तरीका है इस तरीके से, ये सही होता है। तो आरएम व्हीलर इस तरीके से खोजबीन कर रहे थे। तो ही फॉलोड द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द माउंट, तो इन्होंने स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द माउंट को फॉलो किया। तो ये आर्मी ब्रिगेडियर भी थे, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर। तो इन्होंने अपने साथ में मिलिट्री परसिएशन में मिलिट्री का भी हेल्प लिया आर्कियोलॉजिकल फाइंड आउट करने में। तो ये मिलिट्री ब्रिगेडियर भी थे, ये आपको बस इतना ही याद रखना था इसमें। तो ये तीनों के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो एक दो इन पॉइंट है इसका कि कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी एंड मोस्ट धौलावीरा हैड बीन डिस्कवर्ड। तो फिर इन्होंने ये जब इनको ये पता चला आर्यन विलर ने ही बाद में हमारे को ये कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी और रिसेंटली धौलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड। तो और धौलावीरा तो बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। सिंस 1980 देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। और 1980s में क्या होने लगा ना कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी जागने लगा हड़प्पन आर्कियोलॉजी में, सबको इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि ये भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन के ही टाइम पीरियड की थी। तो सबको इंटरेस्ट हो गया कि यार उस टाइम में भी एक सिविलाइजेशन थी इंडिया में, तो इसलिए इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर जाग गया। तो ये सारी जगह ना आप एक बार क्या करना, नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ तो कर लो। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पिसिंग टुगेदर द पास्ट, तो अब ये खत्म ही होने वाला है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हमें आ रही थी पास्ट को पिसिंग टुगेदर करने में। जैसे कि सबसे पहला तो रिमेन्स है। क्या क्या रिमेन्स मिला है हमें? पॉटरी मिला है, टूल्स मिला, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में देखो, जैसे क्लॉथ है, लेदर है, वुड है, कॉटन है, रीट है, ये क्या होंगे, टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाएंगे, खास करके ट्रॉपिकल एरिया में डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके बारे में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, और फिर स्टोन देखने को मिलेगा, बर्न्ट क्ले मतलब टेराकोटा मॉडल हमें आज भी देखने को मिल रहा है। मेटल फिर मिलेगा सम टाइम फ्रॉम हॉट, तो कुछ कुछ टाइम में हमें देख रहे हैं जैसे गोल्ड मिल रहा था हमें हॉट से, जो छुपाए गए खजाने थे उससे हमें मिल रहा था हॉट से गोल्ड। तो यहाँ पे हमें टू प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे किसी भी मटेरियल को। पहला तो क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ मटेरियल, तो पहला वो मटेरियल क्या है और दूसरा उसका फंक्शन क्या है। पहला तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो मटेरियल आखिर है क्या, पॉटरी है या टूल है या फिर क्या है वो, ये हम पहले क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा ये उसका फंक्शन क्या था, मान लो पॉटरी है या फिर बर्न्ट क्ले टेराकोटा मॉडल है या फिर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, मान लो स्पिंडल होल है जो ये होती है ना जिससे बुनाई करते हैं, तो मान लो वही है। तो वो जो मिला उसका काम क्या होता होगा उस टाइम पीरियड में। या फिर टेराकोटल मॉडल ऑफ ऑक्सन है, तो उसका काम क्या होता होगा, तो उसका फंक्शन क्या होता होगा। ये दो प्रिंसिपल पे आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, पहला मटेरियल को फाइंड आउट करना, उसके बाद उसका क्या फंक्शन होता था ये पता करना। तो ये कैसे है, ये लोग करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपेयर करते थे, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पहले से पता थी, उससे कंपेयर कर करके यहाँ पे इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती थी यहाँ पे चीज़ों को समझने में, क्योंकि चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें तो सेम ही होंगी, सेम ही पीरियड की चीज़ थी। तो उसके बाद हमारा है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमें क्या हो रहा है कि सबसे पहला तो अ, हमें यहाँ पे इंटरप्रेट सही से नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे कि हमें एक मदर गॉडेस देखने को मिली जो कि बहुत ही हेवीली ज्वेल्ड है, क्या वो सच में मदर गॉडेस थी या फिर कोई रानी थी, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये हमें, क्योंकि हमें स्टैचू बहुत जगह से देखने को मिल रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं मदर गॉडेस होंगी, इसलिए वो उसका स्टैचू बहुत जगह से देखने को मिला, हो सकता है ये क्वीन भी हो। तो ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इंटरप्रेट करने में, एक्चुअली ये है क्या। जैसे यहाँ पर चीज़ तो हमें मिल गया, मटेरियल का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन हमें फंक्शन पता नहीं चला, इसका फंक्शन क्या था आखिर। मदर गॉडेस का फंक्शन क्या था, क्या वो कोई भगवान थी या फिर कोई देवी थी या रानी थी, ऐसा कुछ था, कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ग्रेट बात और फायर अल्ट्रास जो हमें कालीबंगान और लोथल में देखने को मिले हुए हैं, इसका भी एक्चुअली कोई चीज़ नहीं मिला। जैसे फायर अल्ट्रास का तो काम हो गया पूजा पाठ कराने में, ग्रेट बात का काम हो गया रिचुअल प्रैक्टिस करने में, लेकिन हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है क्या उसका काम यही होता होगा कि वहाँ पे कोई रिचुअल बात नहीं होता, हो सकता है कुछ और भी होते हो, फायर अल्ट्रास में कुछ और भी होते हो, ग्रेट बात में कुछ और भी होते हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी फंक्शंस में उसको जानने में। फिर हमें जैसे कि वन हॉर्न एनिमल मिले हैं, जैसे यूनिकॉर्न डिपिक्टेड एज सील एज मिथिकल, तो हमें एक यूनिकॉर्न मतलब ऐसा कह लो कि वो नहीं होता एक सिंग वाला जो राइनो की तरह होता है वो, तो उसी तरह यूनिकॉर्न देखने को मिला है। तो उसका भी हमें पता नहीं है कि वो
किस चीज़ के लिए काम आता था। मटेरियल को हमने क्लासिफ़ाई कर लिया, लेकिन हमें उसका फ़ंक्शन पता नहीं था, वो किस चीज़ के लिए काम आता था। और एक चीज़ था जो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि एक हमें यौगिक पोस्चर में एक देखने को मिला है, जिसको कि प्रोटोसिवा भी कहा जाता है। लिंगा, इसको बेसिकली शिव महादेव से जोड़ा जा रहा है, शिव भगवान से जोड़ा जा रहा है, भगवान शिव से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि एक यौगिक पोस्चर में यदि आप वहाँ पे एक सील देखोगे, जो बुक में आपका दिया गया है, तो वो आप देखोगे वहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं, वो एक योगा कर रहा है वो आदमी, और उसको डिपिक्ट किया गया एज अ प्रोटोसिवा। कहाँ पे? ये आपके ऋग्वेदा में उसको एज अ रुद्रा रुद्रा डिपिक्ट किया गया है, और उसको प्रोटोसिवा ही कहा जाता था बेसिकली। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन सम केस, कुछ कुछ केसों में इसी प्रोटोसिवा को जैसे रुद्रा को इसको समन्स कहा जाता था। समन्स कौन होते थे? जादूगर्स होते थे। तो कुछ कुछ जगह पे इसको ये आपके जो ये प्रोटोसिवा थे, इसको समन्स भी बोला जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देख रहे हो ना, कुछ कुछ जगह पे इंटरप्रिटेशन में करने में प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे समन्स भी बोला जा रहा है प्रोटोसिवा को, रुद्रा भी बोला जा रहा है, लिंगा भी बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इंटरप्रेट करने में, उसका फंक्शन क्या था आखिर उस चीज़ का। तो ये फंक्शंस में देखो, मटेरियल आराम से आपको क्लासिफाई कर लोगे, लेकिन उसका फंक्शन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो इसमें यही था। तो ये आप देखो, ये पूरी चैप्टर खत्म हो गई। अगर तो इससे छोटा कोई मैं करके दिखा दे, तो अब तुम मेरा नाम कैसे बदलेगा? नाम तो पता ही नहीं है तुम लोग को। अगर तो इससे छोटा कोई कर दे, तो आप लोग उसका वीडियो देखना। ऐसे मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से बनाई हुई है, आपको हर एक चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी हुई है। तो इससे क्या होगा ना, आपका पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी में खत्म हो जाएगा। यदि आपको लिखने का भी फुर्सत नहीं है, तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना, इसको पढ़ लेना, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद क्या करना, एग्जाम में क्या करना ना, जैसे आपको पॉइंट याद है, आप पहले थोड़ा-सा अपने से बना के लिख देना, उसके बाद एक पॉइंट लिख देना, उसको अंडरलाइन कर देना। बस एग्जामिनर्स क्या देखें ना, वो अंडरलाइन आपका पढ़ेंगे, देख लेंगे, अरे यार देखो की पॉइंट ये जानता है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। तो इसलिए आप ये क्या करो, ये जितने भी मैंने ये लिखे हैं, ये सारे आप समझ लो आपको नोट्स ही हैं। शॉर्ट, एकदम वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश करी हुई है। तो इसमें बहुत ही मेहनत लगाया हुआ है। हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अगर यदि आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। उसके बाद आप क्या करो ना, इस सारे को पढ़ लो, एक बार चैप्टर को भी पढ़ लो यार। कितना ही मैं और कुछ क्या ही बोलूँगा। तो इसी के साथ ये हमारी पूरी चैप्टर खत्म हो गई। सो अगेन थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय।